बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स में जिस तरह का रंगारंग फेस्टिवल हुआ, उसका पहला हिस्सा आपके सामने रख चुके हैं कि किस तरह से बच्चे बड़े जोक दर जोक इसमें शरीक थे। अब हम आपके सामने इसका दूसरा हिस्सा रख रहे हैं, वो है शुएब मिर्ज़ा साहब की और तस्नीम जाफरी की कहानी। दोनों की कहानी गोई बड़ी ही ज़बरदस्त थी। इसकी हमने 3 कैमरों से कवरेज की। जिस बड़े कमरे में सामने बैठे हुए बच्चों को और कुछ बड़ों को इनकी तरफ से कहानी सुनाई गई, उसके बिल्कुल एक साइड पर नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ शुरा आ रहे थे जा रहे थे, और उसके दूसरी तरफ ग्राउंड है, वसी और इस ग्राउंड रंगारंग वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे थे। यहाँ से लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में आ रहे थे और कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर जा रहे थे। इस कमरे के ऐन नीचे बुक्स का स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ भी भरपूर रौनक थी। अब हम आपके सामने शुएब मिर्ज़ा साहब ने जिस तरह उन्होंने कहानी का आगाज़ किया, जिस तरह उन्होंने कहानी को जारी रखा, और बच्चे और बड़े जिस इन्हमाक से देख रहे थे, सुन रहे थे, वो आपके सामने रखते हैं। शुएब मिर्ज़ा साहब के साथ तस्नीम जाफरी साहब भी बैठी हुई थी, और प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर फ़ज़ीला बानो तशरीफ़ ले आई, वो भी इनके साथ वहीं पे विराजमान हो गई। अब आपके सामने शुएब मिर्ज़ा की तरफ से और तस्नीम जाफरी साहिबा की तरफ से बच्चों को सुनाई गई कहानियाँ रखते हैं। आइए पहले शुएब मिर्ज़ा साहब की कहानी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं, उसके बाद साथ ही फिर जैसे इनकी कहानी ख़त्म होती है तस्नीम जाफरी साहिबा की कहानी शुरू कर देंगे। तो आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानियाँ तो बहुत सारी हैं मेरे पास, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको मैंने एक किरदार बनाया है, जैसे मुख्तलिफ चचा छक्कन एक किरदार है और इसी तरह के किरदार हैं बहुत सारे। तो मैंने किरदार बनाया ताया नातवा। नातवा पता किसको कहते हैं? किसी बच्चे को पता है नातवा? हाँ, कमज़ोर माड़ा दुबला पतला मेरे जैसा जो है ना, ताया नातवा। तो वो उसकी मुख्तलिफ़ कहानियाँ मैंने लिखी हैं उनके बारे में ना। तो वो मज़ाहिया कहानी है सारी, और हर कहानी के आखिर में ताया को ऐसी कोई चोट लगती है कि वो बेहोश हो जाते हैं। वो हर कहानी के एंड यही होता है कि वो बेहोश हो जाते हैं उसमें ना। तो मैं 2-3 छोटी छोटी मरतबा ताया को पहले बेहोश करता हूँ, उसके बाद फिर आपको एक मंजूम कहानी सुनाता हूँ। बच्चों, ताया जो है ना, वो ताया नातवा मुख्तलिफ उनको शौक़ होते हैं। कभी कुछ करता है, कभी वो कहते हैं मैं साफ़ी बन जाऊँ, कभी वो कहते हैं मैं कसाई बन जाऊँ, कभी वो कहते हैं कि मैं वन व्हीलिंग करूँ, 1 बजे वो मोटरसाइकिल चलाऊँ। तो वो कभी गिरते हैं, कभी उनको चोट लगती है। बहुत सी इस तरह की कहानियाँ मैंने लिखी हैं। तो एक कहानी है जिसमें वो कसाई बनते हैं। वो कहते हैं कि चले मैं भी कसाई बनूँ, पैसे कमाऊँ, ये इतने ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो उसका थोड़ा सा मैं हिस्सा आपको आखिर का सुनाता हूँ। ईद के दिन ताया ने ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी और वही कमीज़ पहन ली जो अंगूठा ज़ख्मी होने से खून आलूद हो गई थी, ताकि लोग समझें कि बकरे ज़िबा करके आया है। छुरियाँ कपड़े में लपेटी और अपने घर से थोड़े फासले पर जाकर छुरियाँ नुमायाँ करके पकड़ लीं। थोड़ा आगे गए थे कि एक घर के बाहर 2 अफराद खड़े थे। वो कसाई का इंतज़ार कर रहे थे जो वादा करके अभी तक नहीं आया था। उन्होंने ताया को छुरियाँ पकड़े देखा तो पूछा, आप कसाई हैं? ताया ने जल्दी से जवाब दिया, तो क्या मैं आपको नाई लग रहा हूँ? इनमें से एक बोला, हमारा मतलब था कि आप बकरे ज़िबा कर रहे हैं तो हमारे भी 2 बकरे ज़िबा कर दे। आपके बाकी साथी कहाँ हैं? ताया ज़रा बेनियाजी से बोले, मैं छुरी फेर कर खाल उतार कर आया हूँ, बाकी साथी गोश्त बना रहे हैं, मैं अब अगले घर जा रहा हूँ। वो साहब मेहनत के अंदाज में कहने लगे, हमारे 2 ही बकरे हैं, आप ज़िबा कर दें, आइंदा भी हम आपसे ही बकरे ज़िबा करवा लिया करेंगे। ताया ने मर्जी के पैसे तय किए और उनके साथ उनके घर चले गए। बकरे देखकर तो ताया घबरा ही गए, खूब पले हुए मोटे ताज़े। ताया ने हिम्मत करके कहा, मेरे साथियों को तो आने को वक्त लग जाएगा, आप मेरा साथ दें तो इतनी देर ज़िबा करके खाल उतार देता हूँ। वो साहिबान पहले तो जल्दी कुर्बानी करना चाहते थे, रजामंद हो गए। ताया नातवा एक बकरे के करीब गए, जो ही उसको हाथ लगाया उसने ज़ोर से ताया की टांग पर टक्कर मारी। ताया गिरते गिरते बचे। ताया को हालात की संगीनी का अंदाज़ा हो गया था। बोले, जिसने कुर्बानी करनी हो वह खुद बकरे की गर्दन पर छुरी फेरे तो ज़्यादा सवाब होता है, इसलिए बकरे की गर्दन पर छुरी आप खुद फेरें। वो इस पर भी राज़ी हो गए कि छुरी फेर लेते हैं, उनके साथी आकर गोश्त बना देंगे। ताया ने उन दोनों को साथ मिलाया और ज़ोर आजमाई करके बकरे को गिरा दिया। इसमें ताया की ज़ोर आजमाई से ज़्यादा
उन दोनों की ताकत का अमल ज़्यादा था। ताया कहने लगे, मैं बकरे की टांगें पकड़ता हूँ, आप छुरी फेरें। ताया ने बकरे की पिछली टांगें पकड़ लीं। एक साहब ने अगली टांगें काबू की और दूसरे साहब ने बकरे का सर पकड़कर गर्दन पर छुरी फेर दी। बकरा ज़्यादा ताकतवर था, वो तड़पा तो उसकी टांगें ताया से छूट गईं। बकरे की टांगें जोर से ताया के सीने पर लगी। ताया दूर जा गिरे और उनका सर दीवार से टकरा गया। अब उधर बकरा तड़प रहा था, उधर ताया नातवा। दोनों साहबान परेशान थे कि बकरे को संभालें या ताया को। ताया नातवा तो पहले ही थे, सर की चोट की वजह से पहले कराहे, तड़पे और फिर बेहोश हो गए। इसी तरह मुख्तलिफ कहानियों में वो इसी तरह की सिचुएशन में वो आखिर में आगे बेहोश हो जाती हैं। कहानियाँ और भी हैं, लेकिन मैं आपको एक नज़म सुनाता हूँ, छोटी सी नज़म है, ताकि हम इसको जल्दी से वाइंड अप कर लें। तस्लीम साहबा से भी हम कुछ सुनते हैं। ये नज़म भी एक कहानी की शक्ल में है। आम तौर पे बच्चे पहले दिन स्कूल जाने से घबराते हैं, रोते हैं कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, वो उसको ज़बरदस्ती भेजा जाता है। लेकिन ये हमने एक भालू को बनाया है कि वो स्कूल जाना है उसने पहले दिन, लेकिन वो बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाता है। वो कैसे? ये नज़म की शक्ल में है। अम्मी कहती है, प्यारे भालू मुन्ने भालू, जाना है आज तुझे स्कूल। प्यारे भालू मुन्ने भालू, जाना है आज तुझे स्कूल। सुनकर अम्मी के ये बोल, भालू ने ली आंखें खोल। डर है कैसा होगा स्कूल, खिलते होंगे वहाँ भी फूल। अम्मी कर दें आप तैयार, स्कूल है मेरा नदिया पार। हालांकि बच्चे कहते हैं मैंने नहीं तैयार होना, लेकिन ये कितना अच्छा भालू का बच्चा कहता है कि मुझे आप तैयार कर दें। अम्मी कर दें आप तैयार, स्कूल है मेरा नदिया पार। अम्मी कहती हैं, ये लो कापी और किताब, लंच में रख लो 2 कबाब। ये लो कापी और किताब, लंच में रख लो 2 कबाब। बंदर मियाँ ने कश्ती बनाई, फूलों से फिर खूब सजाई। मेंढक लेकर आए गुब्बारे, मुन्ना भालू आया किनारे। कश्ती से उतरा बैग संभाला, मछलियाँ लाईं फूलों की माला। ना कोई मिट्टी ना कोई धूल, मुन्ना भागा गया स्कूल। ये कितना अच्छा बच्चा है कि खुशी खुशी स्कूल गया। आप में से कौन खुशी खुशी स्कूल जाता है? आप में से कौन सा ये भालू है? अच्छा, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ आपको सबको यहाँ खुशामदीद इस सेशन में। कि आप लोग ये बताएं कि आप लोग डेली भी कहानी सुनते हैं, मामा से घर में सुनते हैं, खुद पढ़ते हैं? मेरी ये किताब है, इसमें थांग शहजादी की कहानी, इसमें चीनी कहानियों के तर्जुमे हैं। तो इसमें से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है एहसान का बदला। हान चुन, एक बच्चे का नाम है हान चुन, ठीक है। हान चुन बहुत गरीब लड़का था, उसके घर में कुछ खाने को नहीं होता था। छोटा लड़का हान रोज़ाना मछलियाँ पकड़ने के लिए दरिया पर चला जाता था और सुबह से शाम तक उसको एक भी मछली नहीं मिलती थी और वो इसी तरह खाली हाथ वापस लौटता था। एक दिन जब वो दरिया पर बैठा मछलियाँ पकड़ रहा था तो करीब ही 2 औरतें बैठी कपड़े धो रही थीं। ये बच्चा कितना कमज़ोर है, बिल्कुल हमारी छड़ी की तरह, एक औरत बोली। वो उठकर हान के पास आई। लगता है तुम बहुत भूखे हो, लो ये चावल खा लो। वो चावलों का एक प्याला उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, बहुत शुक्रिया मौसी। हान ने झुककर शुक्रिया अदा किया और प्याला ले लिया। अब हर रोज़ वो औरतें हान के लिए चावलों का एक प्याला लाने लगी। मैं एक दिन इस एहसान का बदला चुकाऊंगा। हान ने झुककर उनका शुक्रिया अदा किया। हान जब बड़ा हुआ तो वो बहुत नेक दिल, रहम दिल, बहादुर इंसान बना। हर एक की मदद करता था और सबका ख्याल किया करता था। शहर के लोग भी उससे उतनी ही मोहब्बत करते थे। और एक दिन सब शहरियों ने मिलकर फ़ैसला किया कि हम हान को अपना बादशाह बना लेते हैं। क्योंकि वो बहुत अच्छा नेक बहादुर था, इसलिए उन सब ने उसको अपना बादशाह बना लिया। हान अपने घर में बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश था, लेकिन वो उस औरत से किया हुआ अपना बचपन का वादा बिल्कुल नहीं भूला था। हर रोज़ और हर जगह उस औरत को तलाश करता था। किस औरत को तलाश करता था? शाबाश।
آخر ایک دن وہ اس بوڑھی عورت کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کو اپنے محل میں لے آیا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن آپ کے احسان کا بدلہ چکاؤں گا, یہ قبول کیجئے. اس نے 1000 سونے کے سکوں سے بھرا پیالہ اس بوڑھی عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, بیٹا ہمدردی, مہربانی اور بہادر انسان بن کے تم نے جو اپنا وعدہ پورا کر لیا, اس کی ضرورت نہیں. بوڑھی عورت نے ہان کو پیار کرتے ہوئے اس کا وہ پیالہ واپس کر دیا. اب چین میں یہ بات مشہور ہے کہ احسان سے بڑھ کر احسان کا بدلہ چکانا, اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پیالہ چاول کے بدلے 1000 سونے کے سکے دینا. ٹھیک ہے نا, جب کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا ہمیں احسان کا اس سے بھی بڑھ کے اس کا بدلہ اس کو اتارنا چاہیے. تو یہ اس کہانی کا سبق تھا کہ احسان کا بدلہ اس سے بڑھ کے چکانا چاہیے. ٹھیک ہے, پسند آئی آپ لوگوں کو کہانی؟ کلیپنگ ہونی چاہیے. اور ایک چھوٹی سی بات بتا, اب میں ابھی کچھ دن پہلے ہی چین گئی ہوئی تھی, چین سے ہو کے آئی ہوں. وہاں میں نے بچوں کو دیکھا, بچے اتنے زیادہ محنتی ہیں, اتنے محنتی بچے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ماں باپ ہیں, آپ کے ممی پاپا ہیں, وہ آپ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, آپ سے کوئی کام نہیں کرواتے. لیکن وہاں پہ سارے بچے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, اپنے ممی پاپا کا ہاتھ بٹاتے ہیں. اسی طرح پڑھائی میں بھی بہت زیادہ آگے ہیں. اور ان کا اسکول 1-1:30 بجے نہیں ختم ہوتا, ان کا اسکول شام کو 5 بجے ختم ہوتا ہے. صبح سے لے کے شام کو 5 بجے تک وہ اپنے اسکول میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب کلاسز ختم ہو جاتی ہیں تو سارے بچے اپنی کلاس کو صفائی کرتے ہیں, کلاس کو دھوتے ہیں, بینچوں کو صاف کرتے ہیں, پھر وہ اپنے گھر جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ سبق ملتا ہے. ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے. ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے اور صفائی کا خیال کرنا چاہیے. اپنے گھر, اپنے اسکول کی صفائی کا خیال رکھیں اور اپنے ممی پاپا کا ہاتھ بٹائیں. ٹھیک ہے, ان کے فرما بردار بن کے رہیں. اچھا بچوں, ایک تو کہانیاں وہ ہے نا جو میں لکھتا ہوں, تسنیم صاحبہ لکھتی ہیں, ڈاکٹر فضیلت بانو لکھتی ہیں, ان کی بھی کافی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. ایک کہانی آپ سارے لکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی کوئی کہانی لکھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہانی نہیں لکھتے, لیکن آپ یہ کہانی لکھ رہے ہیں. یہ وہ کہانی ہے جو سلوک آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جو لکھتے آپ ہیں, لیکن پڑھ کر جو ہے نا وہ آپ کے بچے آپ کو سناتے ہیں. اس کا مطلب کیا بھلا, جو سلوک آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے نا, وہی سلوک آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے. اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور آپ بھی یہ کہانی لکھ رہی ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک جو ہے وہی سلوک آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے. اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان کا ادب کرنا چاہیے, ان کا کہنا ماننا چاہیے. ناظرین, جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے اس فیسٹیول کے 3 حصے بنا کر رکھے جائیں گے. دوسرا حصہ آپ نے دیکھ لیا, پہلے دیکھ چکے ہیں. تیسرے حصے میں آپ کو دکھائیں گے مکی ماؤس کی, لانگ مین کی اور جگلر کی پرفارمنس, اور اس کے ساتھ ہی ان سے جو ہم نے گفتگو کی وہ بھی آپ کو سنائیں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.